हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपना चैनल केजन क्लासेस 786 पे। तो आज हम लोग इतिहास का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इतिहास का चैप्टर नंबर 2, समाजवाद, साम्यवाद और रूस की क्रांति। आज हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे, सारे क्वेश्चन आंसर देखेंगे, है ना। मिलाने वाला, टिक टिक लगाने वाला भी देखेंगे और लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय सारा क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले हम देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न को, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। तो देखिए, इंग्लैंड में समाजवाद के जनक तो वैसे 4 लोग थे। सेंट साइमन थे, चार्ल्स फूरिये थे, रॉबर्ट ओवेन थे, लुई वेलर थे। ये चारों ही थे समाजवाद के जनक। लेकिन हमसे पूछा गया है इंग्लैंड में समाजवाद का जनक। तो इंग्लैंड में जो समाजवाद का जनक था वो था रॉबर्ट ओवेन, ठीक है। और रॉबर्ट ओवेन इंग्लैंड का समाजवाद का जनक था, ठीक है। और अगर आपसे पूछेगा कि बताइए कि स्वप्नदर्शी किसे कहा गया है, तो इन चारों को ही, सेंट साइमन, चार्ल्स फूरिये, रॉबर्ट ओवेन और लुई वेलर को ही स्वप्नदर्शी कहा गया है। और आपको पता होना चाहिए कि रॉबर्ट ओवेन जो था एक पूंजीपति था, यानी एक उद्योगपति था, ठीक है। ये खुद भी एक अमीर आदमी था। और रॉबर्ट ओवेन ने ही जो है कहा था कि जो स्वस्थ मजदूर जो संतुष्ट श्रमिक होते हैं वही वास्तविक श्रमिक होते हैं, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, ये रॉबर्ट ओवेन का कथन था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी। तो प्रथम इंटरनेशनल की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी इंग्लैंड के, यानी ब्रिटेन के राजधानी लंदन में, ठीक है। और ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1864 में। चलिए आपसे अगर पूछेगा कि इसका बताइए द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुई थी, तो वो याद रखिएगा हुआ था फ्रांस की राजधानी पेरिस में, ठीक है। और तृतीय इंटरनेशनल की स्थापना जो हुई थी वो हुआ था रूस की राजधानी मॉस्को में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है। तो बताया था कि आपको 1917 में 2 क्रांति होते हैं। एक तो होता है फरवरी की क्रांति और एक होता है अक्टूबर की क्रांति, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहली पूछा ना, तो पहली कौन सी क्रांति हो जाएगी, फरवरी की क्रांति। और ये जो था ये जूलियन कैलेंडर के हिसाब से था, लेकिन ऐसे अगर ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से देखा जाएगा तो वो हो जाएगा मार्च की क्रांति, ठीक है। और वो जो है होता है ना 13 दिन आगे होता है जूलियन के कैलेंडर से, ग्रेगोरियन के कैलेंडर 13 दिन आगे होता है, ठीक है। तो ये पहली क्रांति था, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा फरवरी की क्रांति। चलिए 4 नंबर देखेंगे, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया। रूस की बोल्शेविक क्रांति, तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो रूस में जो बोल्शेविक क्रांति हुआ था उसका नेतृत्व किया था लेनिन। कौन किया था जी, लेनिन। और लेनिन किसका नेता था, तो लेनिन जो था वो बोल्शेविक का नेता था। बोल्शेविक बोले तो बहुमत वाले को, जो संख्या में ज़्यादा होता है उसको बोलते हैं बोल्शेविक, और जो संख्या में कम होता है यानी अल्पमत वाले को बोलते हैं मेनसेविक। तो ये बोल्शेविक का नेता भी था और इसकी मृत्यु 1924 में होती है, ठीक है। ये सब पॉइंट्स है जो साइड से बता रहे हैं, आपको याद रखना होगा, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1905 नंबर, 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था। तो जब 1917 में रूसी क्रांति हुआ था तो उस समय वहाँ पे जार निकोलस द्वितीय था। तो यहाँ पे हमारा कहाँ, यहाँ घ नंबर हमारा कौन था, निकोलस द्वितीय। और ये बड़ा ही निरंकुश शासन था। ये जनता के प्रति अच्छा भाव नहीं रखता था, ये जनता पे कोई ध्यान नहीं देता था कि जनता क्या कर रहा है, भूख से मर रहा है, क्या नहीं मर रहा है। सिर्फ अपने भोजन करने में अपने चाटुकारों के बीच घिरा रहता था, इसका बस यही काम था। और ये कोई फैसला खुद से नहीं लेता था, ये अपनी बीवी का गुलाम था, यानी कि इसकी बीवी थी जरीना, वो उसी से कुछ फैसला भी कुछ रहता था वो करता था। और उसकी बीवी भी जो थी वो एक भ्रष्ट पादरी के चक्कर में पड़ा हुआ था जिसका नाम था राष्ट्रपुतीन, और वो भी उसी के गुलाम थी, यानी उसी के चक्कर में पड़ी हुई थी और उसी से कोई फैसला वो समझबूझकर करवाती थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। तो साम्यवादी घोषणा पत्र यानी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, मैंने बताया था इस घोषणा पत्र के जो लेखक थे वो थे कार्ल मार्क्स और एंगल्स, ठीक है। कार्ल मार्क्स और एंगल्स ये दोनों थे, ठीक है ना। और याद रखिएगा आप, हम बता देते हैं कब हुआ था। तो ये जो साम्यवादी घोषणा पत्र होता है हुआ था 1848 ईस्वी में। कब हुआ था, 1848 में प्रकाशित हुआ था। और इसको भी याद रखिएगा, मैक्सिमम गोर्की किसके लेखक थे, तो इन्होंने माँ नाम का किताब लिखा था। और लियो टॉल्स्टॉय जो थे इन्होंने लिखा था वार एंड पीस। चलिए, और कार्ल मार्क्स का एक और किताब था, उसका नाम था दास कैपिटल, जो 1867 ईस्वी में प्रकाशित होता है। वो इसका इम्पॉर्टेंट किताब था, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 7 नंबर,
अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? तो देखिए अप्रैल थीसिस तो लेनिन ने तैयार किया था, ये कंफर्म है। क्यों तैयार किया था? तो ये जो केरेंस्की का सरकार था उससे निपटने के लिए इसने एक योजना बनाया था, जिसमें इन्होंने मांग किया था कि इसको रोटी चाहिए, शांति चाहिए और युद्ध बंद करने की बात की थी। तो उसी योजना को बोला गया था अप्रैल थीसिस, और ये लेनिन ने किया था। किसने किया था? लेनिन ने किया था। और बार बार बता रहे हैं लेनिन की मृत्यु कब हो गया था? 1924 ईस्वी में ये मर गए थे, ठीक है। और लेनिन किसका नेता था? तो लेनिन बोल्शेविक का नेता था। और केरेंस्की किसका नेता था? तो ये था मेनशेविक का नेता। चलिए आगे बढ़ेंगे। 8 नंबर, युद्ध और शांति नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? अभी बताए थे टॉल्स्टॉय। गोर्की किसका लेखक था? तो माँ का। किसका? माँ का। चलिए आगे देखेंगे। 9 नंबर सवाल हम देखने वाले हैं। 9 नंबर सवाल है हमारा, नई आर्थिक नीति का जन्मदाता कौन था? तो देखिए नई आर्थिक जो था, नई आर्थिक का जन्मदाता पूछा हमसे, ठीक है। चलिए आपको दिख रहा होगा नई आर्थिक नीति का जन्मदाता। तो नई आर्थिक नीति का जो जन्मदाता था वो थे लेनिन। कौन थे? लेनिन। और ये कब आया था? तो ये आया था 1921 ईस्वी में। और ये कैसे लाया गया? ये किसानों से निपटने के लिए लेनिन सरकार ने लाया था, जिसमें किसान क्या करता था कि पहले ऐसा था कि सारा चीज़ वहाँ पे साम्यवादी शासन लाया। तो वहाँ पे जो होता था सारा चीज़ सरकारी था, तो किसान लोग खेती करता था, तो सारा सरकार उससे अनाज ले लिया करता था, जिससे किसान लोगों को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा था। तो वो क्या करता था, उसमें खाने का सामान रख करके बाकी सब में आग लगाता था अनाज में, तो जिससे क्या वो सरकार को नुकसान होने लगा। तो उसी चीज़ से निपटने के लिए नई आर्थिक नीति लाता है कौन? लेनिन लाता है। और जिसमें यह आदेश देता है कि आप लोग भी जो है, किसान लोग भी ज़मीन रख सकता है, आप लोग को जितना फसल उगाना उगाइए और कुछ मात्रा हमको टैक्स के रूप में दीजिएगा। इससे किसान लोग खुश हो जाता है इस नीति से, और वो खूब ज़्यादा मात्रा में खेती करने लगता है और देश का भी विकास होने लगता है, रूस का विकास होने लगता है। चलिए तो याद रखिएगा नई आर्थिक नीति का जन्मदाता लेनिन, ठीक है। और लेनिन का मृत्यु 1924, और किसका नेता था? बोल्शेविक का नेता था। 10 नंबर, लाल सेना का गठन किया था। तो लाल सेना का जो गठन किया गया था वो किया गया था ट्रोट्स्की के द्वारा। और ट्रोट्स्की जो था ये लेनिन का काफ़ी खास दोस्त था। और ये लाल सेना का गठन क्यों किया जाता है? तो जो रूस के अंदर में जो लेनिन का जो विरोधी था, जिसको बाहरी विदेशी देशों के द्वारा जो सहायता प्रदान किया जा रहा था, तो वो जब इस पे हमला करने लगता है तो लाल सेना का गठन ट्रोट्स्की के द्वारा किया जाता है। और लाल सेना के गठन के द्वारा उस सैनिकों, बाहर के देश के सैनिकों को खदेड़ दिया जाता है रूस से बाहर। तो चलिए 11 नंबर देखेंगे क्वेश्चन, चेका क्या था? तो चेका जो है एक पुलिस दास्ता संगठन था, स्पेशल पुलिस था, है ना। और जो लेनिन ने बनाया था अपने देश के अंदर जो विरोधी, जो उनका विरोध कर रहे थे, जो उनके खिलाफ बोल रहे थे, उनका मुंह बंद करने के लिए, शांत कराने के लिए। और ये चेका पुलिस जो थी, जो भी लेनिन के खिलाफ बोलता था उसको कड़ी से कड़ी सजा देता, मतलब उसको मौत के घाट उतार देता था। तो ये था एक विशेष पुलिस दास्ता। चेका क्या था? तो चेका एक विशेष पुलिस दास्ता था चेका। चलिए, लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किस राष्ट्र के साथ की? तो देखिए ये हुआ था 1918 में, ठीक है। और ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि हुई थी जो लेनिन ने किया था, ये हुआ था रूस और जर्मनी के बीच। क्योंकि क्या बोलते हैं उसको, युद्ध के समय जो है रूस का काफ़ी सिपाही मारा गया था, लगभग 2 लाख सिपाही मारा गया था, जिससे लोगों में काफ़ी भुखमरी और गरीबी का हालात, बेरोजगारी का आलम था। तो लोग नहीं चाहते थे कि क्या हो, युद्ध हो। इसलिए लेनिन सबसे पहला काम क्या करता है कि वो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि कर करके जर्मनी के साथ समझौता कर लेता है, और क्या करता है कि उसे युद्ध से बाहर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो साम्यवादी का अगर पूछेगा, साम्यवादी शासन की व्यवस्था सर्वप्रथम तो हुआ था कहाँ? रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था, इसको याद रखना है। और रूस का 1917 क्रांति में रूस का शासक किसके हाथ में था? तो जार निकोलस द्वितीय का था। और जार निकोलस द्वितीय जो था वो किस वंश का था? तो रोमनोव वंश का था। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो हम लेकर के आ गए हैं आपको बुक के सबसे पीछे वाले पेज पे लेकर आ गए हैं। 160 नंबर पेज है, ठीक है। और हर भारतीय भवन किताब में आपको ऑब्जेक्टिव जो है पीछे दिया रहता है, आप देख सकते हैं, आपके पास बुक होगा। और ये देखिए, चूँकि हम इसलिए बता रहे हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आप जानते हैं कि एग्जाम में 50% का वेटेज रहता है ऑब्जेक्टिव का, इसलिए ऑब्जेक्टिव को फुल्ली कमांड करना है। अच्छा नंबर आपको यहीं से उठेगा, ठीक है, इसलिए ध्यान देना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये पीछे का है, आप लोग अपने बुक में देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे पहला सवाल है कि समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? तो हम जानते हैं कि समाजवादी दर्शन जो होता है वो कहता है क्या है कि वहाँ पर जितना भी संपत्ति होगा, जितना भी वो रहेगा, वो सब पे किसका शासन रहेगा? तो उस पर शासन रहेगा सरकार का, सरकार का शासन रहेगा, और सब में समान अधिकार रहेगा, ठीक है। तो वो क्या कहता है कि कानून का पर समानता हो या नहीं हो, लेकिन आर्थिक समानता हमें
वहाँ पे जरूर होना चाहिए। तो समाजवादी दर्शन जो है वो आर्थिक समानता पर क्या करता है, बल देता है। अगला क्वेश्चन है, समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया? तो समाजवाद शब्द पहली बार जो है 1827 में किया गया था, ठीक है। और किसके द्वारा किया गया था? तो सेंट साइमन के द्वारा किया गया था। और सेंट साइमन जो था वो क्या था, एक समाजवाद था। और कहाँ का निवासी था? फ्रांस का। फ्रांस का 3 था, सेंट साइमन, लुई ब्लां, चार्ल्स फूरिये, ये तीनों फ्रांस का था। और एक बताया था रॉबर्ट ओवेन, ये कहाँ का था? ये इंग्लैंड का था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, स्वप्नदर्शी समाजवादी किन्हें कहा गया है? तो स्वप्नदर्शी समाजवादी किन्हें कहा गया? पहला, व्यवहारिक आदर्श को मानने वालों को? नहीं। वर्ग संघर्ष की कल्पना करने वालों को? नहीं। वर्ग संघर्ष की बात कौन करता था? वर्ग संघर्ष की बात करता था कार्ल मार्क्स, ठीक है। तो ये नहीं होगा। वर्ग समन्वय, हाँ बिल्कुल, वर्ग समन्वय की बात कौन करता था? तो वर्ग समन्वय की बात करता था कौन? सेंट साइमन करता था, लुई फिलिप करता था, चार्ल्स फूरिये करता, लुई ब्लां करता था, चार्ल्स फूरिये करता था, रॉबर्ट ओवेन करता था। ये चारों को ही स्वप्नदर्शी कहा जाता है और चारों ही वर्ग समन्वय की बात करते थे। लेकिन अगर बोलता है कि कार्ल मार्क्स के बारे में बोला जाता तो कार्ल मार्क्स वर्ग संघर्ष की बात करता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, तो हमारा इसका 3 नंबर का आंसर हो जाएगा ग नंबर। 4, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है कार्ल मार्क्स को, क्योंकि इन्होंने पूरे वैज्ञानिक तरीके से जो है समाजवाद को परिभाषित किया था, बताया था लोगों को, ठीक है। चलिए तो ध्यान में रखिएगा। अच्छा, कार्ल मार्क्स के बारे में बताते चले आपको। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था 5 मई 1828 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। कब हुआ था? जर्मनी में। कहाँ हुआ था? तो राइन प्रांत के ट्रियर नगर में। इनके पिताजी का क्या नाम था? तो इनके पिताजी का नाम था इनके पिताजी का नाम था हेनरिक मार्क्स। क्या नाम था? इनके पिताजी का नाम था हेनरिक मार्क्स। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था ब्रिटेन में। कहाँ हुआ था? ब्रिटेन बोल दो, इसको इंग्लैंड बोल दो, या इसको यूनाइटेड किंगडम यानी यूके बोल दो, कुछ ही बोल दो, सब एक ही नाम है, ठीक है। तो ब्रिटेन में हुआ था, ठीक है ना। और ब्रिटेन में कब हुआ था? तो ये हुआ था 1838 ईस्वी। कब हुआ था जी? 1838 में हुआ था चार्टिस्ट आंदोलन, ठीक है ना। और एक किसानों के द्वारा हुआ था। आगे देखें, कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ? ठीक है, तो बताइएगा कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था 5 मई 1818 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। जर्मनी में कहाँ हुआ था? जर्मनी के राइन प्रांत में ट्रियर नगर में हुआ था, ठीक है। और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन जो हुआ था वो हुआ था 1848 ईस्वी। कहाँ हुआ था? 1848 में हुआ था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। और ये दोनों, इसको किसने लिखा था? तो इसको लिखा था कार्ल मार्क्स ने, और एक और था उनका दोस्त फ्रेडरिक एंगल्स ने लिखा था। और कार्ल मार्क्स का एक और फेमस किताब है जो 1867 में प्रकाशित होता है, उसका नाम था दास कैपिटल। और गोर्की मैक्सिमम गोर्की ने कौन सा किताब लिखा था? माँ किताब लिखा था। और वार एंड पीस किसने लिखा था? तो उसने लिखा था टॉस्टैल। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, कहता है कि समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम स्टार मार के लगा लीजिएगा। दास कैपिटल कब हुआ था? 1867 में। कब हुआ था जी? 1867 में दास कैपिटल किसके द्वारा लिखा गया? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया। और समाजवादियों का बाइबल ही इसे कहा जाता है। और इसी में, इस किताब में जिक्र था कि दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए पैरों के बेरों के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए पूरा जहान है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा चलिए एक सेकंड, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था कार्ल मार्क्स और एंगल्स के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1864 ईस्वी में। 1864 ईस्वी में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था लंदन में हुआ था। इंग्लैंड की राजधानी लंदन में हुआ था, ब्रिटेन की राजधानी लंदन में हुआ था। और दूसरा कहाँ हुआ था? तो फ्रांस के पेरिस में हुआ था। और तीसरा का इंटरनेशनल कहाँ हुआ था? तो हुआ था रूस के मास्को में। 10 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है कार्ल मार्क्स के प्रयास से 1 मई को मनाया जाता है। हर साल प्रति वर्ष 1 मई को मनाते हैं। चलिए, और कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था जी? 5 मई 1828 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। जर्मनी के राइन प्रांत में हुआ था। राइन प्रांत के ट्रियर नगर में हुआ था। उनके पिताजी का क्या नाम था? हेनरिक मार्क्स। और इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो कार्ल मार्क्स को कहा, सॉरी, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 11 नंबर, रूस में कृषि दासता किस वर्ष समाप्त हो गई थी? तो रूस में कृषि दासता जो हुआ था वो क्रीमिया के युद्ध के बाद समाप्त किया गया था। और ये समाप्त किया गया था 1861 ईस्वी को। कब किया गया था? 1861 ईस्वी को किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था ये भी बताते चले आपको। ये किया गया था जार एलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। और क्रीमिया के युद्ध में जो है रूस हार गया था। चलिए 12 नंबर,
वर्जिन सोयाल उपन्यास के लेखक कौन है? तो वर्जिन सोयाल के उपन्यास के लेखक कौन है? इवान तुर्गनेव। और इन्हीं की किताब से जो है पढ़ करके आगे इन्हीं की किताब से जो है उत्साहित होकर के जो है आगे चल के एक आंदोलन का नाम होता है जिसको बोलते हैं ये आतंकवाद आंदोलन या निहिलिस्ट आंदोलन, वो आगे देखा जाएगा। चलिए हम अभी देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बता चुके हैं कि बोल्शेविक क्रांति का नेता कौन था? लेनिन। तो इसका तो नेता ही नेतृत्व करता है तो लेनिन हो जाएगा। लेनिन का जन्म कब, लेनिन का मृत्यु कब हुआ था? 1924 ईस्वी में। लेनिन बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था, ये इसका नेता था, ठीक है, तो हो जाएगा। और केरेंस्की किसका था? तो मेंशेविक का। किसका था? मेंशेविक का। चलिए हम आगे देखेंगे 14 नंबर। लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1924। लेनिन की मृत्यु 1924। और ये बोल्शेविक का नेता था। बोल्शेविक किसे कहते हैं? तो बोल्शेविक कहते हैं बहुमत वाले को, और अल्पमत वाले को मेंशेविक। और मेंशेविक का नेता था केरेंस्की। लेनिन ने नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू की थी? तो लेनिन ने नई आर्थिक नीति 1921 में की थी। 1921 में की थी। और क्यों की थी? तो किसानों से निपटने के लिए इसने नई आर्थिक नीति लाई थी जिसके तहत जो है किसान जमीन रख सकते थे। चलिए 16 नंबर। कॉमिंटर्न के स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो कॉमिंटर्न के स्थापना का उद्देश्य लेनिन ने किया था और इसका उद्देश्य सिर्फ एक ही था कि इसके खिलाफ जो भी बोल रहा था उसका दमन करना, और वैसा देश विदेश जो चाहता है कि हमारे यहाँ भी समाजवाद का शासन आए, समाजवाद का व्यवस्था है, तो वहाँ पर क्रांति का प्रचार करना। तो उसका मुख्य उद्देश्य था क्रांति का प्रचार करना। कॉमिंटर्न की स्थापना का उद्देश्य था क्रांति का प्रचार करना। 17। कोल खोज की योजना किसने आरंभ की थी? कोल खोज की योजना किसने आरंभ की थी? तो कोल खोज का मतलब होता है कि सामूहिक रूप से खेती करना, सामूहिक रूप से खेती करना। तो लेनिन ने तो किसान लोग को ज़मीन रखने का आदेश दे दिया था, लेकिन जैसे ही स्टालिन आता है तो वो सबसे पहले कोल खोज की योजना लागू कर देता है। इसमें क्या होता है कि सारा सरकार ज़मीन अपने अंदर ले लेता है, किसान से छीन लेता है। उसी को बोला गया था कोल खोज योजना, यानी सामूहिक रूप से खेती करना। और ये लाया था स्टालिन जी ने। किसने लाया था? स्टालिन ने लाया था। और स्टालिन को ही स्टील मैन के नाम से जाना था, यानी फौलादी पुरुष के नाम से जाना जाता था। और ये बड़ा ही सशक्त नेता, बड़ा ही सशक्त राजा था। और इसके समय में जो है रूस शक्तिशाली देश बन गया था। तो चलिए अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को आप लाइक शेयर ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइबर बहुत कम बढ़ रहा है, प्लीज़ आप लोग दोस्तों में शेयर कीजिए। क्लास 10th के बच्चे को तो बिल्कुल भेजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं, आप लोग के लिए मेहनत करते हैं, तो आप लोग का फ़र्ज़ बनता है थोड़ा सा आप लोग वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, है ना। जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्लास आपको कैसा लगता है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम देखने वाले हैं 2 नंबर भरने वाला है ना, खाली जगह रिक्त स्थान की है। कहता रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला, क्रीमिया युद्ध में रूस की क्या हुई थी? देखो जब क्रीमिया का युद्ध हुआ था तो उसमें रूस की क्या हुई थी? तो रूस की हार हुई थी। क्या हुई थी जी? रूस की हार हुई थी। चलिए तो यहाँ पे लिख देना है रूस की हार हुई थी। हार को हम बोल सकते हैं पराजय। क्या बोल सकते हैं? पराजय हुई थी। और ये युद्ध, क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1854 ईस्वी में। कब हुआ था? 1854 ईस्वी में हो गया था, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, दास कैपिटल का लेखक कौन था? तो दास कैपिटल का लेखक कौन था? तो दास कैपिटल का लेखक था कार्ल मार्क्स। कौन था जी? कार्ल मार्क्स। और ये किताब कब लिखा गया? तो लिखा गया था 1867 ईस्वी को, ठीक है। और इसी को कहा जाता है क्या? समाजवादियों का बाइबिल, ठीक है। किसको? दास कैपिटल को ही। तीसरा, लेनिन किस दल का नेता था? लेनिन जो था वो बोल्शेविक दल का नेता था। बोल्शेविक दल का नेता था। 4, लेनिन का जन्म कब हुआ था? लेनिन का जन्म 1870। लेनिन का जन्म कब हुआ था जी? 1870। लिख देना 1870। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बनता था? लेनिन का उत्तराधिकारी बनता है स्टालिन। कौन बनता है? स्टालिन इसका उत्तराधिकारी बन जाता है। और कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म इंग्लैंड में होगा, कहाँ होगा? कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था, सॉरी इंग्लैंड में नहीं, जर्मनी। कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में हुआ था। कब हुआ था? तो कब हुआ था? 5 मई 1828 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी के ट्रियर नगर में हुआ था। जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में हुआ था, ठीक है। और कार्ल मार्क्स को ही वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम देखेंगे सही गलत वाले, है ना। सही गलत का चयन करें। पहला सवाल, सेंट साइमन स्वप्नदर्शी समाजवादी था? तो बिल्कुल सही जवाब है। सेंट साइमन जो था वह स्वप्नदर्शी समाजवाद था। सिर्फ सेंट साइमन नहीं, और कौन था? हमारा था ये एक चार्ल्स फूरियर था, लुई ब्ला था, और कौन था? रॉबर्ट ओवेन था। ये चारों के चारों स्वप्नदर्शी थे, स्वप्नदर्शी समाजवाद थे। दूसरा, सोशल डेमोक्रेटिक
पार्टी की स्थापना रूस में की गई थी? तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की जो स्थापना थी, ये जो हुआ था सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। चलिए इससे रिलेटेड कुछ और जानकारी आपको दे देते हैं। चलिए देख लीजिए, देखिए यहाँ जर्मनी में जो है सोशल, हमसे पूछा गया था सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना रूस में हुआ था, जो कि गलत बात है। कहाँ हुआ? देखिए जर्मनी में हुआ है। और ब्रिटेन में कौन सा पार्टी का हुआ? तो लेबर पार्टी का। और फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी का। और रूस में जो हुआ था वो था रूसी सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। तो इसको बिल्कुल याद रखना, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबको याद रखना है। चलिए हाँ, तो अगला सवाल है 4 नंबर, नारदोनिक आंदोलन रूस में हुआ था। ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और ये आंदोलन जो हुआ था ये किसके लिए हुआ था? तो ये किसानों की समस्याओं को सुलझाने के लिए किया गया था, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर, कॉमिंटर्न की स्थापना लेनिन ने की थी। बिल्कुल सही बात है, कॉमिंटर्न की स्थापना लेनिन ने कहाँ किया था? तो रूस में ही किया था। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो हम लोग आ गए हैं सबसे आसान क्वेश्चन की तरफ, और ये सबसे आसान क्वेश्चन यही है क्योंकि यहाँ से देखना है और इसका जवाब देना है। सारणी पर आधारित प्रश्न है और नीचे सवाल दिया गया है, आपका जवाब देना है। जैसे सवाल यहाँ पे है, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो उसका आंसर यहाँ देख लीजिए। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक रॉबर्ट ओवन को माना जाता है, जो इंग्लैंड का था समाजवाद का जनक है, ठीक है, एकदम आसान है। 1867 में दास कैपिटल का प्रकाशन किसने किया था? तो जाहिर सी बात है भाई, कार्ल मार्क्स ने किया था। तो कार्ल मार्क्स ने किया था। और दास कैपिटल को ही क्या कहा जाता है? तो दास कैपिटल को ही कहा जाता है समाजवाद का बाइबल, ठीक है। 3 नंबर, आतंकवादी निहिलिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ था? तो जो आतंकवादी निहिलिस्ट आंदोलन था वो कहाँ हुआ था? तो देखिए निहिलिस्ट आंदोलन रूस में हुआ था, ठीक है ना। कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। और हम आगे देखते हैं 4 नंबर, सोवियत संघ में नई आर्थिक नीति किसने लागू की थी? जो हमारा सोवियत संघ जो रूस था उसमें नई आर्थिक नीति कौन लाया था? लेनिन लाया था। और कौन लाएगा? नई आर्थिक नीति लेनिन लाया था। सोवियत में कौन लाया था? लेनिन लाया था। और ये किसान से निपटने के लिए लाया था, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे 5 नंबर, ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका की नीति किसने लागू की जिससे सोवियत संघ का विघटन हुआ था? देखो ग्लासनोस्ट का मतलब होता है खुलापन, पेरेस्ट्रोइका का मतलब होता है पुनर्निर्माण, ठीक है। और ये कौन लाया था? तो ये लाया था हमारा मिखाइल गोर्बाचेव। कौन लाया था? मिखाइल गोर्बाचेव। ये और इसी के शासन में जो है रूस जो है ये काफ़ी उदारवादी था। रूस जो है 15 भाग में 1991 में टूट जाता है और रूस शक्तिशाली सेना से हट जाता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो ये हमारा मिलाने वाला सवाल है। कहता है कि कॉलम अ से कॉलम ब का सही मिलान करें। जैसे पहला है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो पुस्तक थी आखिर उसे किसने लिखा था? तो उसे लिखा गया था, इसको हम यहाँ से मिला देंगे, मार्क्स, कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने लिखा था। कब लिखा था? 1848 ईस्वी में लिखा था। क्रेंस्की जो था वो क्या था? तो वह मेंशेविक दल का नेता था। तो क्रेंस्की मेंशेविक दल का क्या था? नेता था। ड्यूमा, तो ड्यूमा रूस के संसद को क्या कहते हैं जी? ड्यूमा कहते हैं। तो यहाँ रूस की संसद ड्यूमा। ग्लासनोस्ट तो ग्लासनोस्ट की नीति कौन लाया था? तो लाया था मिखाइल गोर्बाचेव। कौन लाया था? मिखाइल गोर्बाचेव। और फौलादी पुरुष के नाम से किसे जानते हैं? स्टालिन को, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा। अब चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा है अति लघुत्तरीय प्रश्न, ठीक है। पहला सवाल है कि रूस के सम्राट को क्या कहा जाता था? रूस के सम्राट को क्या कहते हैं जी? रूस के सम्राट को जार कहते हैं। क्या कहते हैं? जार 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 जार। जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। ये सवाल पूछता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा इसको, ठीक है। और आपको बताते चलें कि रूस के क्रांति के समय जो वहाँ का राजा था वो कौन था? जार निकोलस द्वितीय था, ठीक है। दूसरा, रूस में किस राजवंश का शासन था? तो हम बताए थे जो जार निकोलस द्वितीय था उसका शासन था। और वंश पूछ रहा तो हो जाएगा रोमनोव वंश। कौन सा वंश? रोमनोव वंश का शासन था। रूस की संसद को क्या कहते हैं? तो रूस की संसद को कहते हैं ड्यूमा। क्या कहते हैं जी? ड्यूमा। रूस की संसद को बोलते हैं ड्यूमा। 4, रूस में कृषि दासता की प्रथा किस वर्ष समाप्त हो गई थी? तो रूस में जो कृषि दासता की जो प्रथा हुई थी वो हो गई थी 1861 में हुआ था। और ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था जार अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा किया गया था। और ये क्रीमिया के युद्ध के बाद हुआ था। चलिए 5 नंबर, रासपुटिन कौन था? तो बताया था रासपुटिन एक भ्रष्ट पादरी था। क्या था? एक भ्रष्ट पादरी था जिसके चक्कर में कौन पड़ी हुई थी? जार निकोलस द्वितीय की बीबी जरीना।
माँ उपन्यास के लेखक कौन था? तो माँ उपन्यास के लेखक जो था वो है मैक्सिमम गोर्की। कौन है जी? मैक्सिमम गोर्की। गोर्की याद रखिएगा, गोर्की, ठीक है। 7 नंबर, खूनी रविवार के विषय में आप क्या जानते हैं? तो लिखना है खूनी रविवार के बारे में। आपको सबसे पहले समझा देते हैं कि खूनी रविवार कैसे हुआ था। तो आपको पता है कि जब हमारा देश में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा हुआ था, जो 1914 से 1918 के बीच हुआ था, जिसमें से बहुत सारे देश लोग जब लड़ रहे थे, तो वहाँ पे रूस और जर्मनी के बीच में क्या होता है कि लड़ाई हो जाता है, और लड़ाई के फलस्वरूप रूस की हार हो जाती है और 2 लाख सैनिक मर जाते हैं, जिससे वहाँ की जनता में क्या होता है कि खाने को, दाने को तरसने लगते हैं, और भूखमरी से, बेरोजगारी से, गरीबी से हालत ख़राब होता है, और ये रोटी के लिए तरसने लगते हैं। तो यहाँ का जो जनता होता है वो क्या करता है, अपने नेता ये क्या करते हैं कि वो चले जाते हैं 1905 की घटना है ये। 1905 में कहाँ चले जाते हैं अपना, जिसके लेनिन जिसका अगुवाई करता है, मतलब नेता आगे जाता है नेता बन करके इसका, और जार निकोलस का महल होता है, जहाँ उस स्थान का नाम होता है पेट्रोग्राद, जिसे वर्तमान में कहते हैं लेनिनग्राद। वहाँ पे जो है ये लोग रोटी दो का नारा लगाते हुए चला जाता है उसके महल के पास। तो जार बोलता है कि ये लोग क्या मांग रहा है, क्या हल्ला कर रहा है? तो बोला कि रोटी की मांग कर रहा है। तो बोला, और चूँकि जार निकोलस द्वितीय जो है वो खुद को भगवान बोलता था, बोलता भगवान से ऐसे रोटी मांगा जाता है हल्ला करके, कि शांति से मांगा जाता है, ये लोग रोटी नहीं देंगे गोली देंगे। तो वो अपने सिपाही को बोलता है कि जाओ जा करके जो है इस पर गोली चला दो, और वो सिपाही जो है गोली चला देता है, और वो घटना रविवार के दिन होता है, इसीलिए उसको बोलते हैं खूनी रविवार। तो आपको लिखने के लिए हम बता रहे हैं, आप यहाँ पे लिखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। इसमें लिखिएगा कि खूनी रविवार के दिन जार निकोलस द्वितीय के द्वारा निहत्थे मजदूरों एवं किसानों पर गोली चलवा दिया गया था, और यह जो घटना हुआ था वह रूस के दिन हुआ था, इसीलिए इसे यह जो घटना हुआ था वह रविवार के दिन हुआ था, इसलिए इसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। बस इतना ही लिख देना है। अब हम देखने वाले हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। तो ये रहा हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न, और सबसे पहला सवाल हम देखेंगे कि समाजवादी दर्शन क्या है ना, कि समाजवादी दर्शन क्या है। तो समाजवाद के बारे में आप जानते हो कि समाजवाद वैसा शासन व्यवस्था है जहाँ पे क्या होता है कि जनता, वहाँ पे जो भी संपत्ति होता है वो सरकारी होता है, यानी किसी का प्राइवेट नहीं होता है, और वहाँ पे सबका समान अधिकार होता है। तो चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं, क्योंकि समझाने में बहुत टाइम निकल जाएगा और वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा। चलिए, तो समाजवादी दर्शन क्या है, आंसर लिख लीजिएगा। समाजवादी दर्शन एक ऐसा दर्शन है जहाँ पर समाज में सभी लोग बराबर होते हैं, बिल्कुल सही बात है, और संपत्ति पर किसी का अधिकार नहीं होता है, यानी बल्कि उस पर वो संपत्ति पर किसी का अधिकार नहीं, तो सबका समान अधिकार होता है, यानी सरकार का अधिकार होता है, बल्कि सरकार का अधिकार होता है। बस इतना ही लिख देना है, क्योंकि लघु उत्तरीय है, कितना लिखिएगा। अब आता है हमारा दूसरा सवाल, रॉबर्ट ओवेन का संक्षिप्त परिचय दें, यानी रॉबर्ट ओवेन के बारे में आपको संक्षिप्त परिचय देना है। तो चलिए हम इसका परिचय देते हैं। तो चलिए हम उसका आंसर देखने वाले हैं, रॉबर्ट ओवेन का संक्षिप्त वर्णन देखने वाले हैं, ठीक है। अब जानते हैं कि वो इंग्लैंड का पूंजीपति था, और इसी ने ही जो कहा था कि संतुष्ट मजदूर ही क्या होता है, श्रमिक मजदूर ही क्या होता है, संतुष्ट मजदूर ही श्रमिक मजदूर होता है, वास्तविक मजदूर होता है ना। और इसी को स्वप्नदर्शी भी कहा जाता है। तो चलिए लिखते हैं इसका आंसर। देखिए, रॉबर्ट ओवेन इंग्लैंड का पूंजीपति था, और इसने ही सिद्धांत दिया था कि संतुष्ट मजदूर ही वास्तविक मजदूर होता है, और रॉबर्ट ओवेन को इंग्लैंड में समाजवाद का जनक भी कहा जाता है, एवं रॉबर्ट ओवेन को स्वप्नदर्शी समाजवादी का भी जनक कहा जाता है। बस इतना ही लिख देना, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। हमारा अगला सवाल है, कार्ल मार्क्स के विषय में आप क्या जानते हैं? तो कार्ल मार्क्स के बारे में लिख देना है, उसका जीवनी लिख देना, उसका जन्म लिख देना है ना, कौन कौन से किताब लिखे थे ये सब लिख देना है, ठीक है। चलिए तो आंसर देखते हैं इसका। चलिए तो लिखिएगा उसमें आंसर कि कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी के राइन प्रांत में हुआ था। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया था, और इसके द्वारा लिखा गया दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है, ठीक है। बस इतना ही लिख देना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। चलिए अगला सवाल है 4 नंबर, 1917 की क्रांति के समय रूस में किस राजवंश का शासन था, और इस शासन का स्वरूप क्या था? तो आपको पता है उस समय रोमनोव राजवंश का शासन था, ठीक है। और ये कैसा स्वरूप था? तो काफ़ी निरंकुश अत्याचारी था। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखिए, 1917 की क्रांति के समय जो रूस में शासन था वो रोमनोव राजवंश का शासन था, और इस शासन का जो इसका सवाल था कि शासन का स्वरूप क्या था, तो इस शासन का स्वरूप काफ़ी निरंकुश, अत्याचारी और जारशाही प्रवृत्ति का था। बस इतना ही लिखना है।
अगला सवाल है कि निहिलिस्ट आंदोलन से आप क्या समझते हैं? रूस पर इसका क्या प्रभाव पड़ा था? मतलब हमको निहिलिस्ट आंदोलन के बारे में बताना है और उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ा था। तो चलिए इसका देख लेते हैं आंसर। तो लिखना है, निहिलिस्ट आंदोलन एक प्रकार का आतंकवाद आंदोलन था जो संघर्ष के द्वारा, हथियार के द्वारा समाज में परिवर्तन लाना चाहता था, यानी मार काट करके परिवर्तन लाना चाहता था। प्यार की भाषा ये नहीं जानता था। इसका कहना था कि मारो पीटो और संघर्ष करो, मारो पीटो और अपने हक को छीन लो। तो निहिलिस्ट आंदोलन एक प्रकार का आतंकवाद आंदोलन था जो संघर्ष के द्वारा, हथियार के द्वारा समाज में परिवर्तन लाना चाहता है, लड़ाई के द्वारा, है ना। और इसका क्या प्रभाव पड़ा? तो इससे श्रमिक मजदूर थे अत्याचारों के खिलाफ लड़ने के लिए तत्पर जगह, मतलब उतारू हो गए। बस इतना ही लिख देना है। नेक्स्ट सवाल है, 5 नंबर हो चुका है, 6 नंबर देखेंगे। बौद्धिक जागरण ने रूसी क्रांति को किस प्रकार प्रभावित किया? जो बौद्धिक जागरण था उसमें रूसी क्रांति कैसे प्रभावित हुआ, इसके बारे में लिखना है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। लिखना है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में रूस में बौद्धिक जागरण हुआ जिसने लोगों को निरंकुश राजतंत्र के लिए बगावत करने की प्रेरणा दी। बस, चूँकि देखिए लघु उत्तरीय कितना लिखिएगा, इतना काफ़ी है। 7 नंबर सवाल देखेंगे, मेनसेविकों और बोल्शेविकों के विषय में आप क्या जानते हैं? तो मेनसेविक और बोल्शेविक को हम वीडियो में काफ़ी अच्छे तरीके से समझाए हैं, ठीक है। जो लोग देखे होंगे उनको तो कोई दिक्कत नहीं होगा, जो लोग नहीं देखे हैं उनको भी दिक्कत नहीं होने देंगे, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार वीडियो देख लीजिए ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, ठीक है। चलिए हम इसका डायरेक्ट आंसर देखने वाले हैं। तो मैंने बताया था कि जो अल्प मत होता है, जो संख्या में कम होता है, उसे बोलते हैं मेनसेविक, और जो ज़्यादा होता है संख्या में, बहुमत होता है, उसको बोलते हैं बोल्शेविक। दोनों में बस वही लिखना है। देखो लिख देना, अल्पमत यानी कम संख्या वालों को मेनसेविक एवं बहुमत वालों को बोल्शेविक कहा जाता है। बहुमत बोले तो ज़्यादा संख्या में हो, ठीक है। तथा रूस में मेनसेविक का नेता कौन था जी? केरेंस्की था। और जबकि बोल्शेविक का नेता कौन था? तो लेनिन था। और लेनिन की मृत्यु कब हुआ था जी? 1924 ईस्वी में हुआ था। 8 नंबर सवाल है, सोवियत संघ में प्रतिक्रांति क्यों हुए और बोल्शेविक सरकार ने इसका सामना कैसे किया? ये रूस के अंदर की बात है ना। इसे निपटने के लिए लेनिन साहब ने क्या क्या किया है ना, ये सारा चीज़ हम देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। चलिए थोड़ा सा आपको समझा देते हैं उसके बाद बता देंगे ताकि आप लोग अच्छे समझ में आ जाए। देखिए, जैसे ही लेनिन गद्दी पे बैठा था, सरकार का शासन संभाला था, उसके पहले कौन था? तो उसके पहले था केरेंस्की। उसके पहले किसका शासन था? केरेंस्की का शासन चल रहा था। तो केरेंस्की के समय में क्या था कि सारा चीज़ फिर से पूंजीपति लोगों के हाथ में गया हुआ था। तो वो जैसे ही आता है तो वो सारे पूंजीपति लोगों से, पूंजीपति बोले तो सामंती, पादरी, पूंजीपति, जो जिसके पास जो जमींदार लोग था, सबसे क्या करता है? छीन लेता है जमीन लोग, छीन कर क्या कर देता है? सरकारी कर देता है, जिसका बहुत ज़्यादा विरोध होने लगता है। और वो क्या करते हैं? सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने लगते हैं। और इसी आवाज़ को दबाने के लिए क्या करता है? लेनिन ने बहुत सारा एक चेका नामक पुलिस का गठन भी करता है, जिससे ढूंढ करके लोगों को क्या करता है? विरोधियों को खात्मा करता है। बस उसी को लिख देना है, ठीक है। उसी को बोलते हैं प्रतिक्रांति। जो वो लोग अंदर में विरोध कर रहा था ना, पूंजीपति लोग, उसी को बोलते हैं प्रतिक्रांति। चलो देखते हैं इसका आंसर। लिखिएगा, बोल्शेविक सरकार की नीतियों में वैसे लोग व्याग्र हो गए जिनकी संपत्ति और अधिकारों को नई सरकार ने छीन लिया था। लेनिन जैसे ही बैठा सबका ज़मीन छीन लिया और सरकारी कर दिया। अतः सामंत, पादरी, पूंजीपति, यही 3 लोग जो थे वो ज़्यादा पैसे वाले थे, सरकार जो था के विरोधी बन गए। यानी सामंत, पादरी, पूंजीपति सरकार का क्या हो गया? विरोधी बन गया। और वे सरकार का तख्ता पलट का प्रयास करने लगे, मतलब सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे, उसका विरोध करने लगे। अब लेनिन ने बोला कि रुक, तू हल्ला करेगा, अभी तुमको शांत करते हैं। अतः लेनिन ने प्रतिक्रांतिकारियों का कठोरतापूर्वक दमन करने का निश्चय किया और उसने क्या किया? चेका नामक विशेष पुलिस व्यवस्था का गठन कर दिया और निर्ममतापूर्वक, मतलब कोई भी ममता नहीं किया, हजारों षड्यंत्रकारियों को मौत के घाट उतार दिया गया, ठीक है। ये इतना ही लिख देना, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट सवाल है 9 नंबर, कॉमिंटर की स्थापना क्यों की गई और इसका क्या महत्व था? तो हमें बताना है कॉमिंटर के बारे में। लेनिन साहब ने किया था, ठीक है, और इसको हम लोग समझ लेते हैं, उसका आंसर भी देख लेंगे। तो चलिए हम आंसर देखते हैं, कॉमिंटर की स्थापना आखिर क्यों की गई थी। तो देखिए, कॉमिंटर की स्थापना लेनिन ने किया था। तो कॉमिंटर की स्थापना लेनिन ने किया था। क्यों किया था? देखो, मार्क्सवाद का प्रचार करने एवं विश्व के सभी मजदूरों को संगठित करने, यानी कि सबको एक करने के उद्देश्य से विभिन्न देशों के साम्यवादी दलों के प्रतिनिधि मास्को में एकत्रित हुए। क्या रूस की राजधानी कहाँ है? मास्को है। मास्को में क्या हो? सब जमा हुआ, एकत्रित हुआ और सभी देशों की साम्यवादी पार्टियों का एक संघ बनाया गया
जो कॉमिंटन कर रहा है, यानी कि जितने भी जो सारे लोग आए और मास्को में आकर जमा हुए और वो सब पार्टी मिलकर एक संघ बनाया, उसी संघ को क्या कहा गया? कॉमिंटन कहा गया। अब कहता है कि आखिर इसका महत्व क्या हुआ, इसके मुख्य कार्य क्या थे, ठीक है ना। हमारा जो सवाल था नेक्स्ट कि इसका क्या महत्व था, तो कहता है इसका मुख्य कार्य यही था कि विश्व में क्रांति का प्रचार करना, कि वैसा देश जो चाहता था कि हमारे यहाँ भी समाजवाद आए, ठीक है। तो ये क्या करता था, वहाँ पे क्रांति के माध्यम से प्रचार कर रहे थे। तो क्रांति का प्रचार करना एवं साम्यवादियों की सहायता करना था, ठीक है। इतना ही लिख देना आपको। चलिए अगला सवाल हमारा है 10 नंबर, नई आर्थिक नीति यानी NEP पर टिप्पणी लिखें। तो देखो लिख देना इसके बारे में। ये तो 1921 में आया था और ये लेनिन साहब ने लाया था और इसी के अंतर्गत जो है किसान को ज़मीन रखने का अधिकार दिया गया था, जिससे काफ़ी पैदावार अच्छा हुआ है ना, सरकार को काफ़ी बेनिफिट हुआ, देश का विकास होने लगा। तो ये नीति अपनाया था किसने? लेनिन साहब ने बनाया था। इसी के बारे में लिख देना है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। चलिए तो टिप्पणी लिख देना हमें। लेनिन ने 1921 में नई आर्थिक नीति लागू किया और इसके अनुसार सीमित रूप से किसान और पूंजीपतियों को व्यक्तिगत संपत्ति रखने की अनुमति दी गई। यह नीति कारगर हुई, खेती की पैदावार बढ़ा तथा उद्योग धंधों में भी उत्पादन बढ़ा। इससे सोवियत संघ समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ा। बस इतना ही लिख देना है। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो हमारा जो अगला सवाल है वह है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको सब नहीं बताएंगे, जो इम्पोर्टेंट होगा वही बताया जाएगा। और इतिहास में 6 नंबर का पूछता है, ठीक है। और चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा, आप समझ सकते हैं, तो इसमें इम्पोर्टेंट जो आपका होगा एक ये 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रहेगा वो 3 और 4। और उसमें भी सबसे मोस्ट अगर कहेंगे तो 3 नंबर सबसे मोस्ट रहेगा, ठीक है, जो डबल स्टार लगा के हम रखें। इसको एकदम VVI करके अपना कॉपी में लिख लीजिएगा। तो और ये 1917 की क्रांति हम वीडियो में भी बताए हैं, पार्ट 2 में बताए हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और जैसे हम दूसरा देखेंगे, अभी बता देते हैं आपको कि साम्यवाद का जनक कौन था और समाजवाद और साम्यवाद में अंतर स्पष्ट करें। तो इसके बारे में भी वीडियो में काफ़ी अच्छे से समझाए हैं, ठीक है। आप वहाँ से भी चाहेंगे तो देख के लिख सकते हैं, वैसे आपको आंसर हम बता देंगे अभी। और साम्यवाद का जनक किसे कहा जाता है? कार्ल मार्क्स था। कौन था? कार्ल मार्क्स था। चलिए हम सीधे इसका आंसर देख लेते हैं। तो लिखना है साम्यवाद का जनक कौन था और समाजवाद और साम्यवाद में अंतर भी देखना है। पहला देखिए, साम्यवाद का जनक कार्ल मार्क्स था। कौन था? कार्ल मार्क्स। फिर लिखना समाजवाद एक वैसा, दोनों में अंतर पूछा है तो भी लिख देंगे। समाजवाद एक वैसा व्यवस्था है जिसमें लोगों को उसके क्षमता के अनुसार वेतन दिया जाता था, जबकि साम्यवाद में लोगों को उसके क्षमता के अनुसार काम एवं आवश्यकता के अनुसार वेतन दिया जाता था। यानी कि अगर साम्यवाद में आप अगर काम करते हैं तो आप जितना काम कीजिएगा उतना ही आपको पैसा मिलेगा समाजवाद में। लेकिन अगर साम्यवाद में आप अगर कोई काम करते हैं तो आपको जितना क्षमता आप उतना ही काम कर सकते हैं, लेकिन पैसा जो है आपको मिलेगा वो क्षमता के अनुसार नहीं बल्कि आवश्यकता के अनुसार पैसा मिलेगा। यानी आपको 4 लाख का जरूरत है तो सरकार आपको 4 लाख रुपये देगी। समझ गए यहाँ तक? आगे देखते हैं। समाजवाद में राज्यों के अस्तित्व एवं सरकार होने की बात कही गई थी। यानी समाजवाद में जो हमारे समाजवादी जो लोग आए थे उन्होंने कहा था कि इसमें राज्य होना चाहिए और राज्य रहेगा तो राज्य के चलाने के लिए सरकार भी होना चाहिए, ठीक है। जबकि साम्यवाद में राज्यों एवं सरकार का अस्तित्व नहीं होने की बात कही गई थी। यानी साम्यवाद कहता है कि नहीं, यहाँ कोई भी राज्यवाज नहीं रहेगा। कार्ल मार्क्स बोले कि यहाँ कोई राज्य नहीं रहेगा। जब राज्य नहीं रहेगा तो कोई सरकार नहीं रहेगा, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि राज्य और सरकार अगर रहेगा तो जो पूंजीपति लोग होगा वो अपना काम करवा लेगा और गरीब लोगों को कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए बोला कि यहाँ पे कोई राज्य कोई सरकार नहीं होगा। चलिए आगे देखेंगे। समाजवाद वर्ग समन्वय की बात करता है। जो समाजवाद था यानी कि जो 4 लोग आए थे, सेंट साइमन, चार्ल्स फूरिये, लुई ब्ला और रॉबर्ट वन, ये बोलते थे कि समाजवाद में ये वर्ग समन्वय की बात करते हैं। वर्ग समन्वय बोले तो मतलब कि ना कोई अमीर ना कोई गरीब, ठीक है, सब क्या है? बराबर है। हाँ, ऐसा कौन कहता था? ये समाजवाद का सिद्धांत कहता है। लेकिन समाजवाद वर्ग समन्वय की तो बात किया, जबकि साम्यवाद वर्ग संघर्ष की बात करता है। लेकिन कार्ल मार्क्स कहता है कि इसके भी हो सकता है कि अमीर और गरीब एक साथ रहेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई करना पड़ेगा। और जब हम संघर्ष करेंगे ना तो ऑटोमेटिक हमारा समाज जो है वह क्या हो जाएगा? वर्ग विहीन बन जाएगा। कैसा बन जाएगा? वर्ग विहीन बन जाएगा। तो चलिए हम इसके आगे देख लेते हैं। चलिए तो देखिए, तो हम क्या बोल रहे थे कि साम्यवाद जो है वह वर्ग संघर्ष एवं वर्ग विहीन समाज की बात करता था। समाजवाद वर्ग समन्वय के द्वारा वर्ग विहीन समाज की बात करता है।
तो समाजवाद जो है वो वर्ग समन्वय के द्वारा वर्ग विहीन समाज की बात करता है, लेकिन जो साम्यवाद है वो वर्ग संघर्ष के द्वारा। लड़ाई होगा, युद्ध होगा तो ऑटोमेटिक जो है अमीर गरीब का फर्क खत्म हो जाएगा और वर्ग विहीन समाज क्या होगा, बन जाएगा। समाजवाद में सेंट साइमन, चार्ल्स फूरिये, लुई ब्लां तथा रॉबर्ट ओवेन जैसे अर्थशास्त्री आता है और ये चारों फ्रांस के थे, जबकि साम्यवाद का जनक कार्ल मार्क्स तथा फ्रेडरिक एंगल्स को कहा जाता है। कोई दिक्कत? सॉरी, चारों फ्रांस के नहीं थे, रॉबर्ट ओवेन इंग्लैंड के थे, बाकी वो 3 फिर फ्रांस के थे। ठीक है, आई एम सो सॉरी। हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो अगला है मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, 1917 की रूसी क्रांति के प्रमुख कारणों का उल्लेख करें। तो 1917 में रूस की क्रांति के प्रमुख कारण बहुत सारे थे। ठीक है, तो आपको ध्यान से समझना है, चूँकि काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए आपको सीधे आंसर दिखा देते हैं। ठीक है, तो देखो 1917 की जो रूस की क्रांति थी, जिसको हम बोल्शेविक क्रांति बोल रहे हैं, उसके बहुत सारे कारण थे। पहला तो था राजनीतिक कारण, दूसरा था हमारा सामाजिक कारण, और जो हमारा तीसरा था वो था क्या, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण और बौद्धिक कारण। और इस सब के बारे में हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा सबके बारे में क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। देखो राजनीतिक कारण इतना सारा, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देंगे, 6 नंबर हमको मिल जाएगा। तो चलिए आपको हम आंसर दिखाते हैं। तो लिखना है आपको कि 1917 की रूसी क्रांति के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। सबसे पहला लिख देना है राजनीतिक कारण, और अभी दिखाए थे आपको राजनीतिक कारण में बहुत सारा था, निरंकुश अत्याचार था, रूसीकरण की नीति था और भी कुछ था। ठीक है, तो ये सारा हम सबके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, चूँकि दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। तो राजनीतिक कारण में सबसे पहला जो कारण था वो था, हम इसको क दे के दिखाएँ, निरंकुश एवं अत्याचारी शासन। इसके बारे में थोड़ा सा लिख देना है कि जार निकोलस द्वितीय काफ़ी निरंकुश एवं अत्याचारी था। वह कोई भी फैसला स्वयं नहीं लेता बल्कि अपनी बीबी जरीना से लेता, और उसकी बीबी जरीना भी एक भ्रष्ट पादरी का गुलाम थी, और ये लोग जनता के तकलीफ़ों को ध्यान नहीं देते थे। कहने का मतलब मेरा ये इतना ही लिख देना इसमें। ठीक है, ये था वो अपने ठूसने में रहता था, अपने खाने पीने में रहता था, जनता पे कोई ध्यान नहीं था, चापलूसी चटकारों के बीच में खाली घिरा रहता था, उसका बड़ाई करता था कि आप जैसा कोई नेता नहीं है, आप जैसा कोई राजा नहीं है, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है, उसी में अपना मगन रहता था। इसका जनता पे कोई ध्यान वान रहता नहीं था, और एक काफ़ी निरंकुश था। निरंकुश का मतलब होता है कि जिस पे किसी का दूसरे का अंकुश नहीं हो, जिसको जो मन में आएगा वो करेगा। ठीक है, बस इतना ही लिख देना, ज़्यादा नहीं लिखना है। अब हम चलेंगे दूसरा, देखेंगे इसका पॉइंट ख नंबर पॉइंट देखेंगे, रूसीकरण की नीति। तो इसमें लिख दीजिएगा आप कि जार निकोलस द्वितीय कहता था, उसका एक नीति था, वो कहता था ना कि यहाँ पर एक ही को जार रहेगा, एक ही को राज्य रहे, एक ही को रूस रहेगा, एक ही को चर्च रहेगा, यानी यहाँ सिर्फ हम ही जार हैं, हम ही भगवान है, अपने आप को भगवान बोलता था। और यहाँ पे कहता था कि एक ही को चर्च रहेगा, चाहे तो हिंदू रहो, चाहे मुस्लिम रहो, चाहे कोई धर्म के मानने वाला रहो, तुम सिर्फ हमारे धर्म को मानेगा। और जो वहाँ का राजा था, कौन, जो जार निकोलस द्वितीय था, वो किस धर्म को मानता था, वो कैथोलिक धर्म को मानता था। वो कहता था कि तुम हमारे धर्म को मानो, ठीक है ना, बाकी तुमको किसी भी धर्म का मानने का अधिकार नहीं है, तुमको जहाँ पूजा करना हमारे चर्च में पूजा करो, यहाँ पर कोई मंदिर मस्जिद नहीं रहेगा। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं रूसीकरण की नीति। तो रूसीकरण की नीति में क्या लिख देना है कि जार निकोलस द्वितीय कहता था कि एक जार एक चर्च एक रूस, एक जार एक चर्च एक रूस। और वह इसी नीति को लागू किया जिसमें लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, और वह खुद को भगवान मानता था। खुद को क्या मानता था, भगवान। और वह अपना धर्म कैथोलिक सबको मानने के लिए मजबूर किया। ठीक है, यह था हमारा दूसरा पॉइंट। उसके आगे आपको तीसरा पॉइंट भी लिख देना है कि राजनीतिक दल का उदय। तो इसमें लिख देना है क्या कि रूस में छोटा छोटा संगठन बनने लगा, जिसके कारण भी रूस में क्रांति होने का प्रयास होने लगा। देखिए ज़्यादा नहीं समझाएंगे, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, आपको सीधा मैं आंसर दिखा देंगे। ठीक है, घ नंबर ज़्यादा अगर आप समझना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरा थ्योरी वीडियो काफ़ी अच्छे ढंग से और काफ़ी समय लेकर समझाएं, आप उसको देख लीजिए एक बार। घ नागरिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता का अभाव। जो वहाँ पे नागरिक था और राजनीतिक स्वतंत्रता का क्या अभाव रहा हुआ, देखिए मतलब ऐसा हुआ कि रूस के नागरिक को कोई भी अधिकार नहीं दिया गया। यानी ना तो वहाँ राजा के खिलाफ कोई कुछ बोल सकता था, और ना ही पेपर में कुछ छाप सकता था। यानी कि उसको नागरिक बोले तो उसको कुछ भी छूट नहीं दिया गया था, जिसके कारण वहाँ के लोगों में क्या हो गया, गुस्सा था, है ना। जनता में राजा के खिलाफ क्या था, गुस्सा था। और वो 1917 की क्रांति में इसका एक ये भी योगदान रह गया, एक ये भी कारण था कि वो 1917 की क्रांति में भाग लिए लोग। नेक्स्ट हमारा जो है हम देख लेंगे अंगा नंबर। ठीक है, अंगा कहता है कि रूस की राजनीतिक प्रतिष्ठा में कमी आई। कैसे कमी आई, तो इसको देखो, जब रूस 1905 ईस्वी में क्या था कि रूस में एक छोटा सा देश था वहाँ पर जिसका नाम था जापान, जापान से पराजित हो गया, जिसके कारण रूस की राजनीतिक प्रतिष्ठा में क्या हो गई, कमी हो गई। जिसे लोगों ने सोचा कि ये छोटा सा देश से हार गया है,
यानी ये जो रूस जो है वो छोटा सा देश से हार गया है और ये राजा एकदम बेकार है, एकदम घटिया है, खाली ठूसने में रहता है, चापलूसी चटकारों के बीच में खाली पड़ा हुआ रहता है ना। सिर्फ ये भोग विलास में मग्न रहता है, जिसके कारण भी जनता में काफ़ी गुस्सा होता है और गुस्सा के कारण एक ये भी इसका मुख्य कारण हो जाता है 1917 में रूसी क्रांति होने का। ठीक है, अब हम आगे देखने वाले हैं, हम देखेंगे 4 नंबर कि प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। प्रथम विश्व युद्ध में क्या होता है, रूस की पराजय हो जाता है। ठीक है, तो देखिए कहता है कि इस युद्ध में रूस पराजय हुआ, मतलब हार गया, और रूस का 2 लाख सैनिक मारा गया, जो जर्मनी मार देता है, जिसके कारण रूस के जनता में भूखमरी, बेरोजगारी, गरीबी का समस्या उत्पन्न हो गया, जिसके कारण जनता में क्रोध में उत्पन्न हुआ और वे क्रांति करने के लिए तैयार हो गए। और वही चला जाता कहाँ, जार निकोलस द्वितीय ने पेट्रोग्राद का स्थान में जो उसका महल था वहाँ पे चला जाता है और वहाँ पर जा करके वो क्या करने लगता है, रोटी दो का नारा लगाने लगता है, जहाँ पे वो लोग खून से वो लोग को रंग देता है, जिसे हम खूनी रविवार के नाम से भी जानते हैं। चलो हम आगे का पॉइंट देखने वाले हैं। देखिए आगे का पॉइंट दिखा देते हैं आपको, फिर लिखिएगा। ये तो था हमारा राजनीतिक कारण। अब हमारा दूसरा आता है सामाजिक कारण। क्या आता है जी, सामाजिक कारण। तो सामाजिक कारण आप लिखिएगा कि सामाजिक कारण में किसान की स्थिति बहुत ही ख़राब थी, है ना। किसान की स्थिति ख़राब थी और साथ में मजदूर की भी स्थिति ख़राब थी। तो स्थिति ख़राब रहेगा तो क्या होगा जी, विद्रोह होगा। लिखना सामाजिक कारण में किसान की स्थिति और मजदूर की स्थिति बहुत ही ख़राब थी, जिसके कारण वहाँ विद्रोह भी हुए। और रूस में लेखक के द्वारा भी अपने लेखन के माध्यम से, जो किताब लिखते थे उसके माध्यम से रूस के जनता में जब उसको पढ़ता था तो एकदम उसको एकदम आक्रोश की भावना जगता था और एकदम अंदर से जोश आता था आंदोलन करने के लिए। तो जनता में आक्रोश की भावना जागने का काम करता था, जिसके लिए उसके लिए सुधार आंदोलन भी चलाया गया था, कुछ सुधार आंदोलन भी चलाया गया था। अब इसका हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है। अगला पॉइंट हमारा है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण यानी तंगी हालात में आ जाएगा, लोग भूख से मरने लगे। इधर देखो, रूस के लोग काफ़ी गरीब, बेरोजगार और भूखमरी की स्थिति में उत्पन्न हो गया। रूस में काफ़ी ये सब सिचुएशन खड़ा होने लगा और वहाँ का सरकार जो ध्यान नहीं दे रहा था, और रूस में उद्योगों का भी अभाव था, जिसके कारण क्रांति हुए। एक कारण ये भी था क्रांति करने का। अगला पॉइंट है हमारा 4 नंबर, धार्मिक कारण। धार्मिक कारण क्या था, तो आपको बताया था कि धार्मिक वहाँ रूसीकरण की नीति अपना कर रखा था, जगह में कहता था कुछ कि सिर्फ तुम हमारे धर्म को मानो, तुम किसी धर्म को मानने के लिए तुम आज़ाद नहीं हो। तो लिख देना है कि रूस के लोगों को अपना धर्म मानने का अधिकार नहीं था, जिसके कारण भी लोग क्या हुए, काफ़ी नाराज़ थे, काफ़ी गुस्सा थे। इसीलिए लोग क्या किया, क्रांति में वो भी करने का एक ये भी कारण था। अगला है बौद्धिक कारण। कौन सा कारण, बौद्धिक कारण। वो जो वहाँ का लेखक अपने किताब में ऐसा ऐसा बात लिखता था, नहीं कह सकते हैं कि आग में एक प्रकार से घी डालने का काम करता था, है ना, कि आप बमका देना उसको, कोई पिनका है उसको पिनका दिया। ठीक है, तो जो वहाँ के लेखक अपने किताब में ऐसा ऐसा बात लिखता था कि जिसको पढ़कर लोग एकदम जोश में भर जाता था, कहता था कि अब मारिए देंगे, अब जब उसको नहीं छोड़ेंगे। ठीक है ना, अब पढ़कर लोग क्रांति करने के लिए उतारू हो जाते थे। एक कारण ये भी था रूस के क्रांति होने का। ठीक है जी, तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा और इतना ही आपको लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है, इतना लिख दीजिएगा, 6 नंबर आपको मिल जाएगा पक्का। और इसका हम 4 नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं। बोल्शेविक क्रांति का सोवियत संघ एवं विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा। तो बोल्शेविक जो क्रांति था उसका सोवियत संघ पर यानी रूस के अंदर में क्या प्रभाव पड़ा और बाहर में के देशों पर क्या प्रभाव पड़ा, उसके बारे में देख लेते हैं। चलिए सीधे आंसर पे चलेंगे। पहले आपको समझा देता हूँ। देखिए, ये है बोल्शेविक क्रांति का महत्व और परिणाम। जो क्रांति का सोवियत संघ पर क्या प्रभाव पड़ा, तो पहला क्या पड़ा था, देख, स्वेच्छाचारी जारशाही का अंत हो गया, सर्वहारा वर्ग के अधिनायक बाद का स्थापना हुआ, नई प्रशासनिक व्यवस्था का स्थापना हुआ, नई सामाजिक आर्थिक व्यवस्था हुआ, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना हुआ, रूसीकरण की नीति का परित्याग किया गया। और विश्व में क्या प्रभाव पड़ा, तो विश्व में पूंजीवादी राष्ट्रों में आर्थिक सुधार के प्रयास किए गए, सर्वहारा वर्ग के सम्मान में वृद्धि की गई, साम्यवादी सरकार की स्थापना किया गया, अंतर्राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन दिया गया, साम्राज्यवाद के पतन की प्रक्रिया तीव्र हो गई और नए नए शक्ति का संतुलन होने लगा। सबके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देना है, 6 नंबर मिल जाएगा। चलिए तो आंसर देखते हैं। चलिए तो आंसर में लिखना है कि बोल्शेविक क्रांति का सोवियत संघ पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। ठीक है, पहले हम सोवियत संघ के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। पहला था हमारा स्वेच्छाचारी जारशाही का अंत। ये कैसे हुआ, तो इसका थोड़ा सा लिख देना है। इस क्रांति के बाद जारशाही निकोलस द्वितीय का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। वहाँ का सबसे ज़्यादा जारशाही कौन था, रूसी जार निकोलस द्वितीय था, उसका क्या होता है, अंत हो जाता है। तो ये लिख देना है। दूसरा, सर्वहारा वर्ग के अधिनायक बाद की स्थापना, मतलब सर्वहारा बोले तो जो गरीब मजदूर वर्ग, ठीक है, उसका स्थापना कैसे हुआ, अधिनायक बाद का। तो कहता है वैसा वर्ग जो सब जगह से हार गया था, मतलब उसको कोई कहीं पे नहीं पूछता था, अब उसका
राज आ गया था, मतलब अब वो राज करने लगा। जो पहले राज नहीं कर रहा था, जो पहले मजदूरी करता था, वो भी राज करने लगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट है नई प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना करना। नए नए प्रशासनिक व्यवस्था की क्या हो गया, स्थापना हो गया। कैसे देखिए, यानी लेनिन के प्रयास से रूस में एक नई प्रशासनिक व्यवस्था का स्थापना होता है और स्थापना कर सभी संपत्ति को सरकारी बना दिया गया। लेनिन जैसे ही बैठता है तो वो प्रशासनिक व्यवस्था लागू करता है और सभी संपत्ति को क्या करता है, सरकारी बना देता है। चलिए हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए उसके आगे लिख दीजिएगा, ये आप लिख चुके हैं, नई प्रशासनिक व्यवस्था लिख लिए होंगे। अब हम 4 नंबर देखते हैं, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना, है ना। यानी कहने का मतलब जो वहाँ पे लोगों को पहले धर्म मानने का अधिकार नहीं था, है ना, तो वो उसको ख़त्म कर देता है। जो एक जार एक चर्च का जो नियम बना के रखे हुआ था रूसी, सब ख़त्म कर देता है। कथा क्रांति के बाद वहाँ के लोगों को अपना धर्म मानने का अधिकार दे दिया जाता है और ये लेनिन का प्रयास से ही होता है। इसका 5 नंबर देखिएगा, रूसीकरण के नीति का परित्याग। रूसीकरण ने जो नीति अपना के रखा था, एक रूस एक जार एक चर्च, इसको ख़त्म कर देता है। ठीक है। रूस में जो जार ने नीति अपनाई थी, एक जार एक रूस एक चर्च, इसको समाप्त कर दिया गया। तो ये था बोल्शेविक क्रांति का सोवियत संघ पर प्रभाव। अब हम देखेंगे विदेश पर प्रभाव इसका। तो देखिए, क्रांति का विश्व पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है, ये लिख देना है। लिखना पहला, पूंजीवादी राष्ट्रों में आर्थिक सुधार के प्रयास। तो लिखिएगा, पूंजीवादी राष्ट्र डर के मारे अपने राष्ट्र में जनता के लिए आर्थिक सुधार करने लगता है, क्योंकि उसको ऐसा डर सताने लगता है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि रूस के देखा इसके हमारे देश में भी ऐसा कुछ घटना घटने लगे, हमारे यहाँ भी समाजवाद आ जाए। ठीक है। तो इसकी वजह से वह क्या करता है कि जनता के लिए काफ़ी मतलब जो कमी रहता है ना, वो सुधारने लगता था कि ये लोग कोई आंदोलन ना छेड़ दे जिससे हम लोग को नुकसान हो जाए। दूसरा, सरबराह वर्ग के सामान्य वृद्धि, यानी कि सरबराह वर्ग के सामान्य वृद्धि होता है। यानी कहने का मतलब है कि गरीब वर्ग के लोग जो होता है वो पहले सब जगह हार जाता था, अब उसका अमीर भी क्या करेगा, इज्जत करेगा। ठीक है, ये अच्छा हो गया, अमीर लोग अच्छे भाव से देखने लगते थे। ठीक है। ये आपको इतना गरीब वर्ग के लोग जो सब जगह से हार गया था, तो अब उसे भी अमीर लोग अच्छे भाव से देखने लगे, इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे देश में भी रूस का वाला हाल हो जाए और हम कभी जान निकले द्वितीय की तरफ भागना नहीं पड़ा, मार न दे कहीं। ठीक है। तीसरा लिखिएगा, साम्यवादी सरकारों की स्थापना। वहाँ पे साम्यवादी सरकार का स्थापना हुई, जैसे कहाँ कहाँ पे हुआ था, तो रूस में, चीन में, दक्षिण कोरिया में, ये सब में साम्यवादी सरकार का क्या हो गया था, स्थापना किया गया। अंतर्राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन किया गया, यानी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी जो है क्रांति फैला दिया गया। देख, रूस की क्रांति पूरा अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक फैला दिया गया था। ठीक है ना, ये आपको क्या करना था, लिखना था। चलिए इसका हम आगे देख लेते हैं। तो अगला पॉइंट 5 नंबर, साम्राज्यवाद के पतन की प्रक्रिया तीव्र। यानी साम्राज्यवाद का जो राजा लोग जो मतलब क्या अपना साम्राज्य चला रहा था, वो सब धीरे धीरे क्या होता खत्म होने लगा। देख, रूस के अलावा अन्य देश जहाँ अत्याचारी शासन व्यवस्था चलता था, वो सबका पतन तीव्र हो गया। मतलब सब तेज़ी से सब तेज़ी से सब खत्म होने लगा, एकदम हटने लगा ये सिस्टम, है ना। सब लोगों का आर्थिक स्थिति सुधार में करने में जुट गया, ताकि सिर्फ इस डर से कि कहीं हमारे यहाँ भी समाजवाद ना आ जाए। फिर लास्ट नया शक्ति संतुलन। अब देख क्या होगा, जैसे उस समय तीनों शक्तिशाली देश है, अमेरिका था, ब्रिटेन था, रूस था, ये तीनों शक्ति ये था। इस प्रकार जो है नया नया शक्ति का संतुलन क्या हो गया, बन गया। बस इतना ही आपको इसमें लिख देना था और कुछ नहीं, और यही इंपॉर्टेंट था जो बता चुके हैं। तो चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं एक प्यारा सा नेक्स्ट वीडियो में।